नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं ओमकार चौधरी सर। प्रणाम सर, स्वागत नमस्कार। है शो में। और आज ओमकार चौधरी सर का गला खराब है। आश्चर्य की बात यह है कि आज गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर का भी गला बहुत खराब था। और मैंने उनको पहले भी बोला था कि आज के लिए नहीं, मैंने परसों ही बात की थी, तो उन्होंने तो बांध के रखा है आधे घंटे से ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। तो मौसम खराब है, चाय पीजिए। हमारे ओमकार सर भी चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि इस देश में कुछ ऐसे प्राणी आ गए हैं जिनको अब ठीक करना कभी कभी लगता है आवश्यक। हम ओमकार सर से ये समझेंगे कि सर, क्या आपको लगता है कि कभी कभी सरकार कुछ जरूरत से ज्यादा इस पतंग को ढील दे रही है कि तू उड़ ले बेटा आसमान में, अब तेरे कटने का टाइम आ गया है। और हम लोग कह रहे हैं कि कितना ढील देंगे सर। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधन करेंगे और मेरा मानना है कि कल का संबोधन देश के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे सर। प्रणाम। नमस्कार अभिषेक जी, याद करने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ओमकार सर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने दिनों तक पत्रकारिता कर ली आपने सर। जो कल संदीप दीक्षित, चलिए राहुल गांधी के बारे में हम लोग जानते हैं आईक्यू खत्म है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कल संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित जी के स्वयं औलाद है, उनकी दो बहनों के साथ, एक बहन के साथ लिटरली लव जिहाद हुआ, बड़ा ब्रूटल उनका पूरा लाइफ रहा। उसके बाद भी जो कल स्टेज पर हरकत हुई, आप कैसे देखते हैं पहले उसको? क्या ही टिप्पणी की जाए, हमारे जैसे लोग, हमारी पीढ़ी के लोग मुश्किल हो जाता है। ये जो वैचारिक पतन है और जो आचरण के स्तर पर जिस तरह की गिरावट, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो चैनलों पर इस बात का जिक्र किया है कि मैं तो उस दौर की पत्रकारिता करने वालों में से हूं जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो मैं लोकसभा कवर किया करता था। जी मैं होम मिनिस्ट्री कवर किया करता था, आडवाणी जी जब गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। जी मैं जी। कांग्रेस पार्टी कवर किया करता था, और लोकसभा में जब हम लोग कवर करते थे, प्रेस गैलरी में बैठते थे, तो कम से कम 2-3 पूर्व प्रधानमंत्री भी उस समय सदन में बैठा करते थे। और बिल्कुल। अटल जी भी अगर बोल रहे हैं, यानी सदन का नेता, यानी प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है और चंद्रशेखर जी कुछ कहने के लिए जरा सा बस खड़े ही हुए हैं, तो अटल जी उनके सम्मान में नीचे बैठ जाते थे। और अगर कोई नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, या कोई सीनियर मोस्ट नेता, उनमें इंद्रजीत गुप्त से लेकर के सोमनाथ दा और तमाम दूसरे लोग, तो उस समय जो सदन का एक वातावरण होता था, कई बार ये होता था कि हम लोग बाहर चाय पी रहे हैं, एक बाहर प्रेस गैलरी की बाहर की तरफ एक स्टॉल लगती है, वहां पर लोकसभा प्रेस गैलरी के बिल्कुल। बाहर, और हम लोग गप्पे मार रहे होते थे। तो जैसे ही पता लगता था कि कोई सीनियर मोस्ट बोल रहा है, तो हम लोग चाय वाय छोड़ करके पहले उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचते थे। आज विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जिसका भाषण होता हो, या जो तैयारी के साथ आता हो किसी विषय पर भाषण देने के लिए, या मीडिया के लोग अपना खाना, अपनी चाय वाय छोड़ करके उनका भाषण सुनने के लिए लालायित रहते हो? तो जिस तरह से सदन का इन्होंने भाषणों का स्तर गिराया है, उसी तरीके से सदन के बाहर की भी जो हरकतें हैं, वो बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक हैं। कई बार कोफ्त होती है, कई बार गुस्सा आता है, कई बार इन पर दया आती है कि ये किस तरह के प्राणी आ गए हैं राजनीति में, और ये क्या नजीर पेश कर रहे हैं एक पूरी पीढ़ी के लिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी, एक्चुअल में कांग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी उस समय थी नहीं जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया हो, स्वतंत्रता संग्राम में जिसने संघर्ष किया हो, तो इसलिए बहुत हद तक जो कांग्रेस के नेता थे, जो टॉल लीडर थे, उनको ही ज्यादातर इतिहास की पुस्तकों में स्थान मिला है।
बाकी को उस तरह का सम्मान नहीं दिया गया, स्थान नहीं मिला। और बाद में जिस तरह के यहाँ इतिहासकार हुए, सो कॉल्ड इतिहासकार, वामपंथी विचारधारा वाले, और जो एक साजिश रची गई, उसके कारण भी जो गांधीयन थे या जो कांग्रेसी थे या जो एक खास खानदान के लोग थे, उन्हीं की प्रतिष्ठा की गई है उन पुस्तकों में, उन्हीं को बढ़ा चढ़ा करके पेश भी किया गया है। ये तो बाद के वर्षों में जब सारी चीजों का डिजिटलीकरण हुआ तो बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे सत्य भी लोगों के सामने आए और पता लगा एक्चुअल में कि जिनको इतना महान बना करके पेश किया जा रहा था, उनमें कितनी सारी कमियां थी, कितने छेद थे। तो दूसरा विचार भी फिर सामने आया। लेकिन यहाँ जो एक खुशफहमी है, गलतफहमी है कि असली राजा तो हम ही हैं, हमसे सत्ता छीन ली गई है, हमसे हमारा हक छीन लिया गया है, राज करने का अधिकार तो हमारे वंश के पास ही है, हमारे पास ही है। ये कौन आकर के जो है सत्ता में बैठ गए जो डिगने का नाम नहीं ले रहे। और जनता, सारा गुस्सा तो जनता के ऊपर है, निकलता है किसी ना किसी रूप में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, या जो रणनीति बना करके राज्य दर राज्य चुनाव जितवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और अपने सहयोगियों को, अमित शाह पर। तो इसलिए जो इनकी कुंठा है ये अब सारी सीमाएं पार कर रही हैं। और इसीलिए आपने जो शुरुआती बातें कही हैं कि कभी ऐसा मन करता है या कभी वैसा मन करता है, देखिए जनता इनको इनकी जगह दिखाती जा रही है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरकार को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम चाहे लाख गाली दें, उनको कायर बताएं, उनको डरपोक बताएं, उनको ये कहें कि साहब इतना कुछ हो गया है, इतनी गाली दी जा चुकी है उनको, अब तो उनके सेकंड हैंड को भी इतनी गालियां बकी जा रही हैं, फिर भी ये लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। जब पावर में हैं, जब सत्ता में हैं, जब कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेदारी इनकी है, तो ये क्यों नहीं उठा करके पटक देते हैं, क्यों नहीं सिंचों के पीछे डाल देते हैं। तो इतिहास के पन्नों में ऐसी बहुत सारी दास्तानें हैं साहब, जिनसे सीख लेकर के ही वो इतने धीर गंभीर बने हुए हैं। बिल्कुल। मोरारजी भाई के शासनकाल में गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी जी, उन्होंने किसी की सुनी नहीं थी और इंदिरा गांधी को उठा करके गिरफ्तार करवा के हथकड़ी लगवा करके अंदर कर दिया था। और उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हो गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी का पासंग भी नहीं है, उसका पोता। लेकिन ये जो इस देश में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, बेचारे की मां मर गई है तो 414 सीटें दे दो राजीव गांधी को, ये जो बेचारा शब्द जिनके साथ लगता है और ये जो एक टैग लग जाता है, तो उससे बचने के लिए वो स्थितियां क्योंकि जो दया का पात्र नहीं है, जो वास्तव में बेचारा नहीं है या जो फकीर भी नहीं है और जिसकी अकड़ बढ़ती ही जा रही है बेवजह, तो उसको फिर जो उसका हश्र होना है नैसर्गिक, वो होने दीजिए। बस इसी की प्रतीक्षा जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे रणनीतिकार और जो राजनीति के विद्यार्थी हैं और जो सफल है अब तक। भाई गुजरात में 13.5 साल तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अब 12 साल उनको यहाँ हो गए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए। तो वो जितने परिपक्व हैं, वो राजनीति को जितना समझते हैं और लोगों की पल्स को भी जितना समझते हैं, तो फिर हमें उन पर थोड़ा भरोसा करके चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उन पे विश्वास होना चाहिए। और दर्शकों, जैसे मैंने कहा था कि अमित शाह जी जिस स्तर की राजनीति हो रही है, अमित शाह जी उत्तर नहीं देंगे। पहले वो मोदी से जवाब मांगते थे, अब अमित शाह जी पर आए थे। उनको जवाब एक बिहारी ने दिया है और एनडीए के मंत्री हैं और बहुत सम्मानित मंत्री हैं संजय कुमार झा जी।
उन्होंने उत्तर दिया है, सुनते हैं थोड़ा सा। राहुल गांधी जिस तरीके से है, ये स्थिति का मजाक उड़ाया, गले लगा रहे हैं अपने कांग्रेस वर्कर को, तो ये देखिए डिसेंसी की पब्लिक लाइफ में एक दूसरे की इज्जत, और जो खास करके संवैधानिक पद पर डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गया। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष है एक कंट्री, और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। मैं इटली की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह का गेस्चर का प्रयोग पब्लिक डिस्कोर्स में, कोई तो क्या उसको बोलता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बिहार में एक वर्ड होता है वो लफुआगिरी है ना, इसकी क्या तरीका है, ये तो डिसेंसी की सारा पैरामीटर तोड़ने वाली बात है। अब एक नेता कांग्रेस के वारिस को लफंगा बोल दे, लफुआगिरी उसी को बोलते हैं जो एक लफंगा सड़क पे ये सब करता है। मुझे लगता है कि आज ये नेहरू इंदिरा जी के पूरे जो लेगेसी हैं, इनके लिस्ट में सबसे न्यूनतम लाइन होगा कि किसी उस राज परिवार के एक व्यक्ति को लफंगा बोल दिया गया। मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा था सर, कल आप क्या मोदी जी से कुछ इशारों में गंभीर और स्ट्रिक्ट वार्निंग वगैरह की अपेक्षा कर रहे हैं? अभिषेक जी, जितना मैं राजनीति को जानता हूं और जितना मैं अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जान पाया हूं, मुझे नहीं लगता कि लाल किले की प्राचीर से वो इसका जिक्र भी करेंगे। नहीं, इस मामले का नहीं, ओवरऑल जो पिछले 1.5 महीने में एफसीआरए के कारण हुआ है उस मुद्दे पर मैं कह रहा था। देखिए, वो तो ये तो ज्वलंत मुद्दे हैं भाई, ये तो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं। और ये हो क्या रहा है, केवल यही लोग थोड़ा पार्लियामेंट को रोक रहे हैं या उसमें अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। ये सब क्या था जो जंतर मंतर पर तमाशा हो रहा था, या पार्लियामेंट को जो नहीं चलने दिया गया, कामकाज ही नहीं होने दिया गया, उसको पेश तो किसी तरीके से नित्यानंद राय ने करके जेपीसी के हवाले कर दिया, लेकिन किसी भी गंभीर बिल पर अगर चर्चा नहीं हुई है तो उसके पीछे तो मेनली एफसीआरए था। क्योंकि जो मिशनरीज हैं अलग अलग राज्यों में, जो इनका वोट बैंक भी है, और केवल मैं वोट बैंक की बात क्यों करूं, जो बाहर से पैसा आ रहा था, अकूत जो दौलत आ रही थी, उसका किस किस तरीके से बंदरबाट होता था और कहां कहां वो लगता था, धरनों में, प्रदर्शनों में, तोड़फोड़ में, आगजनी में, अवैध तरीके से सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे करके वहां पर धर्म स्थल बनाने में, ये सारी चीजें विकसित की जा रही थी। देखिए 2025 15 अगस्त का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, उसके लास्ट के बस 7 मिनट सुन लीजिए। उसमें वो डेमोग्राफी चेंज पर बोले थे और उन्होंने कहा था कि देश के जितने सीमावर्ती इलाके हैं, जो अलग अलग देशों से जिनकी सीमाएं मिलती हैं, वहां बहुत तेज गति से डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है और ये साजिशन किया जा रहा है। और हमारी ये नजर में है, ये साजिश क्या है ये हम जानते हैं, और हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक अभियान शुरू करने वाले हैं। उसके बाद जितना भी ये कार्रवाई हुई है, घुसपैठियों को चिन्हित करना, उनको पकड़ना, उनको होल्डिंग सेंटर में डालना, उसके बाद उनके देशों को भेजना, इसके अलावा भी अभी डेमोग्राफी मिशन पर एक समिति का गठन हुआ था हाई लेवल की, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अमित शाह साहब का ये कहना कि 15-15 किलोमीटर के भीतर सरहदों से जितने भी अवैध निर्माण है उन सबको जमींदोज कर दीजिए, उनको ढहा दीजिए, बुलडोज कर दीजिए। ये सारे अभियान और बहुत दूसरे जो जिनका यहाँ उल्लेख हम ऑन एयर कर भी नहीं सकते, जिनके बारे में तमाम तरह की सूचनाएं थी केंद्र सरकार के पास में, उन पर काम हो रहा है इस समय बहुत तेज गति से। तो प्रधानमंत्री कल डेमोग्राफी चेंज पर निश्चित रूप बोलेंगे, और उनकी एक आदत है कि जो पॉइंट वो पिछले भाषण में रखते हैं देश के सामने, जो घोषणाएं करते हैं,
उनमें से कितनी पूरी हुई हैं उसका उल्लेख जरूर अपने भाषण में करते हैं और आगे के लिए रोड मैप पेश करते हैं। वो उनका ये रहता है कि जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था कि युवाओं के रोजगार के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपया रख रहे हैं, उसकी मैं घोषणा करता हूं। वो 1 लाख बिल्कुल। करोड़ रुपया उन्होंने जारी भी कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हुई थी। इसके अलावा भी 4-5 बड़ी घोषणाएं जिसमें रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, इसके अलावा भी कई मिशन जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर होकर के निपटा था कुछ समय पहले। उसके बारे में सुदर्शन चक्र मिशन, सुदर्शन चक्र के बारे में बोले थे, तो उस पर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। और अगले साल के लिए अगले 15 अगस्त 2027 को जब वो बोलेंगे तो तब तक के लिए फिर से अगर रोजगार के लिए वो 1 लाख करोड़ को बढ़ा करके 1.5 या 2 लाख करोड़ कर दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। एमएसएमई उनकी चिंताओं में हमेशा रहा है। जो छोटे हमेशा। कल कारखाने रहे हैं, जो उद्यमी रहे हैं, उनके लिए मदद करना। और जो इस समय अलग-अलग सेक्टरों के सामने चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन वो लाल किले की प्राचीर से ऐसी बेवकूफों की जमात पर अपना समय बर्बाद करेंगे, देश का समय बर्बाद करेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, इन पर तो खैर कुछ होना भी नहीं है। एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। अगर ये दुनिया के किसी देश में हुआ होता ऐसी कोई घटना, तो मुझे लगता दुनिया भर की जो मैगजीन से अखबार उसके कवर स्टोरी होती। आइए एक वीडियो छोटा सा देखते हैं और मैं आपसे एक दावा करता हूं, आज से अगर 13 साल पहले मैंने आपसे ये कह दिया होता कि भारत में एक ऐसा दिन आएगा तुम देख लेना, तो आप इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य बोल के मुझ पर हंस रहे होते। लेकिन आज ये हुआ है, लेनिन से लेनिन तक। आइए देखते हैं थोड़ा सा। बहुत गर्व हो रहा है। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपने वेशभूषा बस्तर का रीति रिवाज के अनुसार परफॉर्मेंस का मौका दिया। दर्शकों, इन खूबसूरत महिलाओं पर मत जाइए। आज से मात्र कुछ वर्षों तक पहले इनके हाथों में AK-47 हुआ करता था। बस्तर की वो गूंज मैंने सुनी है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। अपने आप में कितना अद्भुत और अलौकिक काम कर दिया है अमित शाह जी ने। ओमकार सर, आप सच सच बताइएगा, 2010-11 में जब ये नक्सलवाद का पूरा प्रकरण आप लोग कवर करते होंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो आपने बहुत कवर करी है, कभी मन में ये विचार था कि कोई सरकार ऐसे आकर के इनको समाप्त कर सकती है? म्यूट है सर आप। एक्चुअल में 1967 में नक्सलबाड़ी क्षेत्र है एक बंगाल का, वहां से किसानों की समस्याओं को लेकर के एक जिले में एक छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी तत्वों ने उसको अपने कब्जे में लिया और एक पूरा काठमांडू से लेकर के नीचे महाराष्ट्र तक चला गया, ये पूरा एक लाल डोरा जो है वो विकसित कर दिया गया। साजिश के तहत भारत के दामन में कांटे बोने का काम जो किया गया, और अलग अलग जो जहां जहां ये आदिवासी और तमाम दूसरे ट्राइबल थे, उन इलाकों को चिन्हित करके चुन करके जिस तरीके से इसको फंड किया गया, और जो बंदूकधारी है, जो एमिनेशन तमाम तरह की, और कैसे कैसे नेता जो है वो इनकी भेंट चढ़े हैं, और एक एक बार में ही 70-73 जवान हमारे काल कलवित किए गए हैं।
ये बहुत बड़ी साजिश थी। और जिस तरीके से एक बार लग रहा था कि इन्होंने कह तो दिया कि हमारा आतंकवाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस है, पर क्या ये इसका उन्मूलन कर पाएंगे कभी? लेकिन आप देखिए, हमारे और आपके देखते देखते आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, उसके कितने आंखों के कमांडर सामने हो गया। मारे जा चुके हैं, पत्थरबाज गायब हो चुके हैं, अलगाववादी गायब हो चुके हैं, कितने आतंकवादी मारे गए हैं उसके आंकड़े में पेश करना शुरू करूं, मेरे पास सारे हैं। तो जितनी टारगेट किलिंग हुई हैं, और सर्वाधिक टारगेट किलिंग अगर कभी हुई तो वह 2021 और 22 में हुई, बिल्कुल। और हर वर्ष में जो है ये बढ़ती गई, घटती गई, बढ़ती गई, घटती गई, बढ़ती गई। तो ये चीजें अब जाकर के इन पर काबू पाया गया, आतंकवाद पर अब जाकर के काबू पाया गया। और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी 2014 के बाद से, तो पठानकोट के आगे देश के अंदर कहीं भी कोई बड़ी आतंकवादी वारदात हो ही नहीं पाई। उसको समेटा गया पहले जम्मू कश्मीर तक, फिर उसको वहां भी खत्म किया गया। इसी तरह नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, बहुत हमारे जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए, बहुत सारी कुर्बानियां दी गई। लेकिन जब संकल्प को सिद्धि में डालने की तरफ हम चलते हैं, और अगर मन में है कि ये खत्म करना है अब, क्योंकि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि अगर 2047 तक हमें देश को वाकई विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसके रास्ते में जितनी बाधाएं हैं उनको हमें खत्म करना पड़ेगा, उनका समाधान सबसे पहले करना पड़ेगा। नहीं तो ये पीएफआई से लेकर के तमाम संगठन, जिनको देशी विदेशी ताकतों से चंदे मिलते रहे, पैसा मिलता रहा, और जिन्होंने देश में आग लगाने में कभी कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, ये एफसीआरए भी तो फिर उसी की कड़ी में से एक और कड़ी है ना, जिसके जरिए अरबों रुपया जो है वो बाहर से भेजा जाता है, और यहाँ पर दंगे फसाद और जगह जगह मोर्चे लगवाए जाते हैं। ये मुझे बताइए ना, कि बहुत सारे दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं, अभिषेक जी को तो वो परिपक्व विश्लेषक हैं और उनको जानकारी है, लेकिन शाहीन बाग 103 दिन तक एक व्यस्त मार्ग को रोक करके वहां पर बैठाया गया, भाषण दिए गए, लोगों को भड़काया गया, और अल्टीमेटली उस भड़काने का नतीजा दिल्ली दंगों के रूप में उस समय सामने आया, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ दिल्ली की यात्रा पर आए हुए थे। इसके अलावा 13 महीने का वो तथाकथित किसान आंदोलन, 3 कोनों पर दिल्ली को एक तरीके से घुटना डाल करके, जो कहते हैं ना कि गला दबा करके रखा दिल्ली का, कितना ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। फिर शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, इसके बीच में जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का वो जो भी कुछ चल रहा था तमाशा, और यहाँ अब जंतर मंतर पर फिर शुरू हो गया, और देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसको हम रिपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो कितने तमाशे जगह जगह होते हैं, कहां से इतना फंड आता है? दिल्ली में जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए थे, रोजाना 10 लाख रुपए का खाना हजम कर रहे थे। 10 लाख का 1 महीने से ज्यादा समय तक चला है। कहां से आया इतना पैसा? कौन फंड कर रहा था ये, और किस लिए कर रहा था? ताकि संसद को आग के हवाले कराया जा सके, जो हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न कराया जा सके, 10, 20, 30 लोग मर जाएं, और उसके बाद देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को और गृह मंत्री अमित शाह को बदनाम किया जा सके, और अल्टीमेटली 2027 के विधानसभाओं के चुनाव अपने कब्जे में किए जा सके, और उसके बाद 2029 हो ना हो, पर नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा करके तख्ता पलट दिया जाए। तो ये साजिश बहुत गहरी है। इन साजिशों का अंत तभी हो सकता है जब एफसीआरए जैसे सख्त से सख्त कानून लाए जाएं, पारित किए जाएं, उनको बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाए, और जितनी मिशनरीज हैं जो धर्मांतरण से लेकर के तमाम दूसरे कामों में लगी हुई हैं, उनके इरादों में उनको पूरी तरीके से नाकाम किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से नाकाम किया जा रहा है, और जो ये लोग जो सोचते हैं ना कि रातों रात कोई चीज चमत्कार होती है। मुझे याद आता है कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, और कितना बड़ा एक चेंज आप देखिए,
जो लोग 2014 के पहले की राजनीति को नहीं समझते, देश के प्रधानमंत्री के पीड़ित मुस्लिम समाज सो कॉल्ड उससे मिल के आए। ठीक बगल में उधर बेचारे हिंदुओं का भी कैंप था। देश का प्रधानमंत्री नहीं मिला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं मिला, और उस वक्त तो ओमकार सर मैं बिल्कुल रॉ था और जवानी का खून अलग उबाल मारता था, तो मेरा क्रोध आप समझ सकते हैं उस वक्त कितना अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह पर रहा होगा। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने एक दिन सोचा कि किया क्यों, आखिर वो भी तो किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट करता होगा। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इसलिए किया कि आरएलडी से वो समाज पूरी तरह से विमुख हो जाए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतना कोई बड़ा चमत्कार कर सकती है, और कांग्रेस ने भी ऑलमोस्ट इसी फायदे के लिए छोड़ दिया। ये वास्तविकता है इस देश की। तो थोड़ा आप लोग देखिए, 2-4 प्रश्न है वो मैं प्रश्न ले लेता हूं। ये जो दीपके को खुला छोड़ रखा है, ये मुसीबत बनने वाला है। अरे सर, आपको लग रहा है मुसीबत बनने वाला है, मोदी और शाह को पता है कि ये लोगों की औकात कुछ भी नहीं है, जिस दिन चाहेंगे गर्दन मरोड़ देंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो सारा खेल रच रहा है इंडिया के बाहर बैठ करके, वो प्रॉब्लम है। टेंशन दीपके विपके का नहीं है। ऐसे लोगों को तो बिहार में इनका सामाजिक सत्कार जिस प्रकार से हम लोग करते हैं ना, वो दिवंगत हो गए एक स्वामी अग्निवेश, उनका आप वीडियो देख लीजिएगा। ये लोग आएंगे नहीं बिहार में, वो सब दिल्ली के आसपास के चटपट्टे हैं। इनका सारा धीरज राहुल और दीपके जैसों के लिए है। अजीत जी को हाउस अरेस्ट किया था यूजीसी पे, भरत तिवारी का क्या किया, और दीपके को पुलिस रास्ता मिल रहा है। देखिए, भरत तिवारी प्रकरण को मैं मानता हूं एक दुखद प्रकरण था, और ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी जी ने उसको हैंडल बुरे ढंग से किया है। उनके परिवार को भी नौकरी दे रहे हैं, जांच भी बिठाई है, जिस एसडीएम पर आरोप था उसका ट्रांसफर भी कर दिया है, उसको हटा भी दिया। और मुझे लगता है यूजीसी वाले प्रकरण पे, यूजीसी एक ब्लंडर था, और सरकार जानती थी कि यूजीसी का विरोध कर रहे सारे अपने हैं, वो बड़ा नहीं होना, उसमें वो कोई अनहोनी नहीं होने देना चाहती थी। तो लोगों को लगता है, मुझे तो भारत में चल रहे झगड़ों की जड़ असली अमित शाह की सन की असफल ट्रंप और मोदी के स्वाभिमान और लोकप्रियता के बीच में है। ट्रंप एक बड़ा कारण है। सर, आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं, ट्रंप की सनक पर? देखिए, अगर 1.5 साल के उनके प्रयासों, दबावों के बावजूद एफटीए डील साइन नहीं हो पाई है और मोदी नहीं झुक रहे हैं, जिन फार्मिंग सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को वो खुलवाना चाहते हैं, उसके दरवाजे हम नहीं खोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनको क्रोध आएगा ना, थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी, कहीं ना कहीं तो वो चिकुटी काटने की कोशिश करेंगे ही। और देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी की जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया था बधाई देने के लिए। इससे पहले तो किसी राज्य की जीत पर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि वहां भी उनकी पूंछ दबी थी। उनको लगा था कि कम से कम बंगाल के जरिए तो हम साजिशों के तार जो हैं वो फैलाते रहेंगे भारत में। तो एक आखिरी उम्मीद भी उनकी खत्म हो गई थी। तो वो बीच बीच में दिखाते रहेंगे अपना कुछ ना कुछ चेहरा, कहीं कहीं किसी ना किसी रूप में। उससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देश की जनता अगर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है मजबूती के साथ, और ये हमने देख लिया, बंगाल में देख लिया, बंगाल में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद किसी को शक शुबा रहनी नहीं चाहिए। तो ये सब उत्पात होते रहेंगे, इधर उधर साजिशें हमें आपको दिखाई देती रहेंगी, इनसे ज्यादा विचलित होने की जरूरत है नहीं।
ये सब छोटे छोटे झिंगुर हैं जो कभी कभी कहीं उछलते हुए आपको दिखाई देंगे, तो उनका उपचार करेंगे। एक पुलिस स्टेशन का एसएचओ ही काफी होता है या एक डीसीपी ही काफी होता है इनको हैंडल करने के लिए। उसके लिए गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। और जो ये कवर फायर देने वाले हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, अब बाहर भी निकल करके किस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन समझने की जरूरत है कि वो क्यों हो रहा है, क्यों वो दीवार में अपना सिर टकराने को तैयार हो रहे हैं। तो ये अगर हम समझ गए तो फिर आप जान जाएंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि आदमी फ्रस्ट्रेशन में आएगा नहीं तो क्या करेगा ओमकार सर। अरे जितने गुलाम थे वो सब यही बोलते थे, मालिक आप तो पीएम बनने के लिए जन्म लिए हैं, और आसार दूर दूर तक नजर नहीं आया, तो आदमी तो पागल ही हो जाएगा। आप लोग कभी दर्शकों अपने आप को राहुल गांधी की जगह भी रख के देखो, और देखो सामने प्रधानमंत्री जैसा फुल टाइमर पॉलिटिशियन, घाघ पॉलिटिशियन खड़ा हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या हो। तो चलिए आज के संस्करण में इतना ही है। दर्शकों, द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब कीजिए, ओमकार चौधरी सर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मुझे कोई सपोर्ट करना चाहते हैं यूपी इलेक्शन में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फोन पे गूगल पे का नंबर भी स्क्रीन पर है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।